प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, अध्ययन पद्धतियाँ तथा परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है और यूनानियों को इसका जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया है। राजनीति विज्ञान या राजनीति शब्द का आंग्ल पर्यायवाची शब्द या इंग्लिश पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स है, जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है और पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। यूनान में जो राज्य होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें नगर राज्य कहा जाता है और इस पोलिस शब्द से ही पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। हम राजनीति विज्ञान को मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं। पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। मूल रूप से व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व के राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं होता था। इसमें जो पद्धतियाँ थी, अध्ययन पद्धतियाँ थी, वो केवल परंपरागत थी, कल्पनात्मक थी, आदर्शात्मक थी, ऐतिहासिक थी, विधिवादी थी और इनका अध्ययन केवल संस्थागत रूप से ही होता था। इसलिए इसे परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है और व्यवहारवादी क्रांति के बाद के राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के बाद राजनीति विज्ञान में एक क्रांति हुई और धीमे धीमे पुरानी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की पद्धतियों को त्याग करके आधुनिक पद्धतियों, गणितीय पद्धतियों, ग्राफ, वर्गीकरण, सर्वेक्षण आदि पद्धति या गणितीय पद्धति या वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होने लगा और धीमे धीमे राजनीति विज्ञान आधुनिक राजनीति विज्ञान की ओर बढ़ने लगा। आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अर्थ का अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारकों द्वारा और उनकी परिभाषाओं के अनुसार तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 राज्य के अध्ययन के रूप में, नंबर 2 सरकार के अध्ययन के रूप में और नंबर 3 ऐसे विचारक जो राजनीति का अध्ययन राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में करते हैं। कई विचारक जैसे एक्टन, गैरेज, गार्नर आदि विद्वानों का मानना था कि राजनीतिक विषय में केवल राज्य का ही अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि राज्य ही मुख्य संस्था है और उसका अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य की प्रकृति, उद्भव, विकास व राज्य की समस्याओं के अध्ययन को ही महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। अर्थात गार्नर कहना चाहता है कि राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख विषय है या महत्वपूर्ण विषय है वो केवल राज्य है और इसलिए राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य से ही शुरू होता है और राज्य में ही खत्म हो जाता है। वह और अन्य संस्था सरकार को या अन्य संस्थाओं को महत्व नहीं देता है, वह केवल राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य में ही करता है। ऐसे ही एक विचारक हैं गैरेज।
उनके शब्दों में कहा जाए तो राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा समस्त राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विचारकों का समूह परंपरागत राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन ही समझते हैं और उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल राज्य के रूप में ही होना चाहिए। अब इसमें दूसरी जो मान्यता आती है वो उन विचारकों की आती है जो राज्य का अध्ययन केवल सरकार के रूप में करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने अध्ययन में सरकार को ही महत्व देना चाहते हैं। उनका मुख्य अध्ययन का विषय सरकार है और वो राज्य को एक निर्जीव या अमूर्त इकाई मानते हैं और सरकार को उसका मूर्त रूप या जीवित इकाई मानते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि राज्य एक निर्जीव या अमूर्त इकाई है। वो अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति खुद नहीं कर सकता, उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति या कानूनों का निर्माण जो है वो सरकार द्वारा ही होता है। इसलिए केवल राजनीति विज्ञान में सरकार का ही अध्ययन होना चाहिए। इस विचारधारा को मानने वाले विद्वान लीकोक, सीले, जेम्स आदि हैं। लीकोक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। ऐसे ही अन्य विचारक जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान में सरकार अंतर्निहित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो विचारक हैं ये केवल सरकार को ही मुख्य बिंदु मानते हैं और राज्य को वो गौण कर देते हैं। इसलिए ये दूसरे प्रकार के विचारक परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का ही अध्ययन बताते हैं। तीसरे प्रकार के विचारक हैं राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करने वाले। ये विचारक कहते हैं कि हमें न केवल राज्य का और न केवल सरकार का, हमें दोनों ही का अध्ययन करना होगा, तभी जाकर राजनीति विज्ञान का अध्ययन संपूर्ण होगा। इनके विचारक हैं गिलक्राइस्ट, गेटेल, जेनेट आदि। इनका कहना है कि राज्य के बिना सरकार की और सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राजनीति विज्ञान में दोनों का ही अध्ययन करना आवश्यक है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान वस्तुतः राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य, सरकार तथा राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं और इनकी 3 रूप से परिभाषा देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते थे। राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीतिक विचारकों के दृष्टिकोण पर आधारित थी। ये कल्पनात्मक थी, आदर्शात्मक थी, मूल्यात्मक थी और कह सकते हैं कि नैतिकता पर आधारित थी। ऐसा लगता था मानो राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा बन गया हो। इसलिए वैज्ञानिक पद्धतियों से ये दूर थी और केवल परंपरागत राजनीतिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया करते थे। अब हम यदि अध्ययन करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ 4 होती हैं या मानी गई हैं। नंबर 1, दार्शनिक पद्धति। यह पद्धति केवल कल्पनाओं तथा आदर्शों पर ही आधारित है। प्लेटो की रिपब्लिक, यूटोपिया आदि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये केवल कल्पनाओं पर ही आधारित रहता है। इसमें एक आदर्श का चित्र खींच लिया जाता है या सपना देखा जाता है और फिर उसको विचार के रूप में मूर्त किया जाता है। इसलिए यह दार्शनिक पद्धति परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति कहलाती है। नंबर 2 पे हम आते हैं, ऐतिहासिक पद्धति। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने इतिहास का उपयोग राजनीति विज्ञान की समस्याओं को अंत करने के लिए किया। उनका कहना था कि राजनीति जो है वो इतिहास की गोद में रहता है और हम इतिहास का अध्ययन करके राजनीतिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें
ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे राजनीतिक समस्याओं का अंत हो सके। जैसे इसका उदाहरण है मैकियावेली। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारकों की अध्ययन पद्धति में इस अध्ययन पद्धति का बहुत प्रयोग किया है। तीसरा है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है, तुलना करना। दो देशों की शासन व्यवस्था का तुलना करना, दो देशों के इतिहास का तुलना करना या अन्य चीज़ों की तुलना करके इसका अध्ययन किया जाता था और परंपरागत राजनीतिक विचारक अपने विचारों को प्रकट करते थे या पुस्तकें लिखते थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तुलनात्मक पद्धति का है अरस्तु, जिसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और संविधानों का वर्गीकरण, शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया। इसमें संस्थाओं की तुलना की जाती है और निष्कर्ष रूप निकाला जाता है। अब आगे आते हैं चौथे अध्ययन पद्धति, जिसे हम विधि पद्धति कह सकते हैं या कानूनी पद्धति भी कह सकते हैं। इसमें राज्य के कानूनी आधार को प्रमुखता देकर राज्य का अध्ययन किया जाता है, यानी कानूनी आधार, विधि आधार पर हम राज्य का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे विधि पद्धति कहते हैं। इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो पद्धतियाँ थी वो दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक पद्धतियाँ और विधि पद्धति थी। अर्थात केवल परंपरागत पद्धतियाँ थीं, इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था। ये केवल मूल्यों पर, कल्पनाओं पर, आदर्शों पर ही सीमित थी। अब आगे चलते हैं हम और राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या थी? परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ये आदर्शों पर आधारित थी, दार्शनिक पद्धति पर आधारित थी, तुलनात्मक पद्धतियों पर आधारित थी, कल्पनात्मक थी। इसमें केवल एक कल्पनाओं का ही मूर्त रूप चित्रण कर लेते थे, फिर उस पर आधारित सिद्धांत लिखे जाते थे। तो इस प्रकार के जो इसकी विशेषताएं थी वो भी परंपरागत ही थी, इसलिए हम इसका वर्णन प्रमुख रूप से कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, कल्पनात्मक और आदर्शी। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है, आदर्शी है। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और आदर्शों पर चलता है। इसमें कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मकता का रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राज्य की कल्पना की और फिर उसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी इसकी विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। इसकी जो पद्धतियाँ हैं वो अपरिष्कृत है और अवैज्ञानिक है। ये केवल दर्शनात्मक है, जैसा कि हम बता चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक, तुलनात्मक, दार्शनिक पद्धतियाँ, विधिवादी पद्धतियाँ जो वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धतियों से नितांत दूर है। इसलिए इसकी विशेषता है कि ये अपरिष्कृत और परंपरागत पद्धतियों पर आधारित है। नंबर 3 इसकी विशेषता है मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों पर विशेष बल देते हैं, सद्गुणों पर विशेष बल देते हैं, नैतिकता पर बल देते हैं। इनका तथ्यों से कोई मतलब नहीं होता है। ये केवल एक आदर्श कल्पना करते हैं और राज्य को मूल्यों से ओतप्रोत करते हैं। इनके लिए राज्य एक आदर्श है, एक शुद्ध आदर्श है जिसकी ये कल्पना करते हैं। नंबर 4 राज्य एक नैतिक संस्था है। इनके अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक आदर्श संस्था है। प्लेटो का रिपब्लिक इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें वह आदर्श दार्शनिक राजा की कल्पना करता है जो कभी संभव नहीं है, और दार्शनिक राजा को वो इतने गुणों से युक्त कर देता है कि शायद ऐसा व्यक्ति इस संसार में तो नहीं आ सकता या कभी नहीं हुआ होगा। और इसी प्रकार से वो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जिसका भी होना नितांत अनिश्चित है। अगली इसकी विशेषता है संस्थागत अध्ययन पर बल। संस्थागत अध्ययन पर बल अर्थात परंपरागत राजनीति विचारक केवल संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मानवीय व्यवहारवाद या राजनीति की जो प्रमुख शक्ति का केंद्र है,
शक्ति है, इनका ये अध्ययन नहीं करते हैं। ये केवल राज्य और इसकी संस्थाओं जैसे सरकार के अंगों का ही अध्ययन करके रह जाते हैं। इसलिए इन्हें संस्थागत अध्ययन पर बल देना पड़ता है। नंबर 6 है दर्शन शास्त्र से प्रभावित। परंपरागत राजनीतिक विचारक दर्शन शास्त्र से प्रभावित हैं, या कह सकते हैं कि ये दार्शनिक ही हुए हैं। जैसे सुकरात एक महान दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो एक महान दार्शनिक हुए हैं, और उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र से प्रभावित होकर ही किया है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे दर्शन शास्त्र से ही राजनीति विज्ञान निकला हो, या राजनीति विज्ञान केवल दर्शन शास्त्र का ही एक भाग बनकर रह चुकी है। इसलिए इसका सबसे अच्छा जो विशेषता है या मुख्य विशेषता है वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। और अंतिम और प्रमुख जो विशेषता है वो है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का मतलब होता है जो केवल अपनी सोच के अनुसार ही अध्ययन करे, या एक सोच बना ले या विचार बना ले और उसके आधार पर ही वह सभी व्यक्तियों का या शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करे। जैसे हम पढ़ सकते हैं होब्स, लॉक, रूसो। उन्होंने अपने अपने आधार पर जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने सोचा, वैसे ही कल्पना करके मानव स्वभाव का अध्ययन कर दिया, और मानव स्वभाव के आधार पर ही उसने राज्य का विकास, राज्य का सिद्धांत दे दिया, और एकांगी दृष्टिकोण के आधार पर ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने कई सिद्धांतों की रचनाएं की, और मानव स्वभाव को एक जैसा ही मान करके उन्होंने सिद्धांतों की रचना की। इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है, आदर्शी है, परंपरागत पद्धतियों पर आधारित है, मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना जाता है, संस्थागत अध्ययन पर बल दिया जाता है, दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान आदर्शी है, कल्पनात्मक है, मानकात्मक है, और अपरिष्कृत पद्धतियों पर बल देता है।